इस वीडियो में हम भौतिक के असाइनमेंट को देखने वाले हैं। क्वेश्चन काफ़ी घुमावदार दिया गया, तो आप प्रयास कीजिए चीज़ों को अच्छे से समझने का, अच्छे से समझिए। उसके बाद बिना किसी सहायता के आप असाइनमेंट एग्ज़ाम को अच्छे से दिलाइए। तो यह वीडियो आपके समझ के लिए है। चलिए स्टार्ट करें। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया कि संधारित्र की विद्युत ऊर्जा का सूत्र लिखिए। 2 नंबर में है, 2 अंक का है ये। तो चलिए यहाँ पे देखिए, माना कि किसी संधारित्र की धारिता C और उसका विभव या विभवांतर V है। जब हम संधारित्र को Q आवेश देते हैं, जब संधारित्र को हम लोग D क्यों आवेश देते हैं, D क्यों मतलब बहुत कम आवेश दे रहे हैं, तब विभव में तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके द्वारा कम कार्य किया जाएगा। ठीक है, डी क्यू मतलब कि हम किसी संधारित्र को, चाहे समांतर प्लेट संधारित्र हो सकता है या सभी संधारित्र हो सकता है, तो हम संधारित्र को कम आवेश दे रहे हैं तो कार्य भी कम किया जाएगा और विभव में उतना कोई परिवर्तन चेंजेस नहीं आता। चूंकि विभव का सूत्र होता है क्यू अपन से, यहाँ पे आवेश 0 से क्यू तक दिया जा सकता है, तो लिमिट ले लेते हैं निम्न सीमा 0 उच्च सीमा क्यू करके। अब यहाँ पर विभव का सूत्र ले सकते हैं, V बराबर क्यू अपान सी। मान को पुट कर देंगे हम, 1 अपान सी को बाहर कर देते हैं यहाँ से, तो क्यू डी क्यू। इसका मतलब है हम समाकलन करने वाले हैं। किसका समाकलन करने वाले हैं? आवेश का। तो उस स्थिति में क्यू का समाकलन क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर अपान 2। मैथ्स वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे समझ जाएंगे, समाकलन वे लोग देखते ही हैं। तो फिर इसका फार्मूला क्या आ गया? 1 अपान सी क्यू स्क्वायर अपान 2। ठीक है, एक बार जमा के लिख दीजिए 1 अपान 2 सी क्यू स्क्वायर करके। तो ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट फार्मूला। आप चाहें तो यहाँ पर क्यू के जगह पर सी वी करके लिख सकते हैं। क्यू का एक सूत्र होता है क्यू बराबर सी वी। यदि हम यहाँ पे मान को पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा? 1 अपान 2 सी क्यू के जगह पे सी वी, और चूंकि यहाँ पे वर्ग है तो दोनों में वर्ग आ जाएगा। तो एक एक सी यहाँ से कटेगा, तो इसका मान आ गया 1 अपान 2 सी वी का स्क्वायर। ये भी आपका एक फार्मूला पुट हो जाएगा। तो हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब हम प्रश्न पहला के ब पर बात कर लें। यहाँ भी 2 अंक ही है। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? तो संधारित्र की धारिता निम्न चीजों पर निर्भर करती है। इसके लिए ट्रिक ये है, तरीका ये है कि आप इस सूत्र को माइंड में रखिए। समांतर प्लेट संधारित्र का जो बेसिक फार्मूला होता है वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट ए डी। ठीक है, तो हमने ऐसा यहाँ पे लेकर चला। वायु निर्वात के लिए पराविद्युतांक के कमाने के लिए लेते हैं, आप जानते हैं। तो किन किन चीजों पर निर्भर करेगा? एक तो क्षेत्रफल के समानुपाती होगा। क्षेत्रफल जितना अधिक है उसका संधारित्र की धारिता उतना ही अधिक होती है। दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दें तो संधारित्र का मान अधिक हो जाएगा, मतलब यहाँ पर यह व्युत्क्रम अनुपाती होती है। उसी प्रकार से पराविद्युत पदार्थ पर भी निर्भर करेगा। तो पुस्तक में 2 कहा गया था, मैंने आपको यहाँ पे 3 समझा दिया। इसके लिए यह ट्रिक, इस ट्रिक को ध्यान से दिमाग में रखिए। ओके, चीज़ों को हम रटने के बजाय समझने का प्रयास करें तो बहुत अच्छी हो जाती है चीज़ें। तो प्रश्न 2 पर बात करते हैं। क्वेश्चन 2 का क्या कहा जा रहा है कि समविभवी तल के कोई 2 गुण लिखिए। तो समविभवी तल मतलब समविभवी पृष्ठ से ही है। क्वेश्चन को हल्का सा चेंज किया है ना, लगभग हर एक प्रश्न को चेंज किया है। जैसे यहाँ पे समविभवी पृष्ठ ने देखिए तल दे दिया, तो ये क्या होता है? इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव नियत होता है। ये तो आपके परिभाषा से ही बन जाएगा। ठीक है, आप इस सूत्र को दिमाग में रखिएगा। ट्रिक है कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। अब यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पर विभव नियत होता है, तो दूसरा चीज यहाँ पर दूरी भी नियत होगी। तो जब दूरी नियत होगी उस स्थिति में क्या होगी? जो ये आपका पृष्ठ होगा वो सकेंद्रीय गोले के रूप में होगा। तो उसको भी मैंने यहाँ पे बता दिया। वैसे तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो यहाँ पर विद्युत विभव होता है वो नियत होता है, समान पाई जाती है प्रत्येक बिंदु पर, और समविभव पृष्ठ के लिए जो दूरी आर है वो नियत होती है, इसलिए सकेंद्रीय गोला बनाता है ये आकृति। अब आंसर 2 का ब पर बात करें हम, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव
किसे कहते हैं? देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो यदि दो विजातीय आवेश या बिंदु आवेश, जैसा भी आवेश हो सकता है वो, अत्यंत अल्प दूरी पर रखे गए हैं, तब उन आवेशों को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ले सकते हो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इन सबको हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं। यहाँ पे दूरी जो होती है ना, उसको हम लोग मध्य बिंदु से मापते हैं, याद रखिएगा। इसलिए दूरी को L और L करके ली जाती है और कुल दूरी आपका 12 होती है। इसमें प्रश्न 3 देखते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जा रहा है यहाँ पे, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए जहाँ भी अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, जो परिणामी मान होता है वह उनके अलग अलग मानों के सदिशों के बराबर होता है। चाहे वो तरंग का अध्यारोपण का सिद्धांत हो, आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत हो, कूलॉम बल में भी आ जाता है कभी कभी वहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो फार्मूला आपका वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जा रहा है, तो किन्हीं एक आवेश पर लगने वाला परिणामी या कुल बल, जो यहाँ पर कुल बल है, उस आवेश पर लगने वाले सभी बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर से देखिए, किन्हीं एक आवेश पर लगने वाला परिणामी या कुल बल उन आवेश पर लगने वाले सभी बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं वेक्टर F इक्वल F1, वेक्टर के फॉर्म में F2, वेक्टर के फॉर्म में F3। अब जैसे प्रश्न 4 को देखिएगा। प्रश्न 4 में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे देखिए विद्युत प्रवृत्ति किसे कहते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है पराविद्युत सामर्थ्य। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सीजी पैटर्न में कभी पूछा नहीं गया, कभी भी नहीं आया ऐसा क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं विद्युत प्रवृत्ति को, कि विद्युत प्रवृत्ति क्या होता है। देखिए किन्हीं पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि किसी पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह पदार्थ कितना ध्रुवित हो सकता है। तो हम इस गुण को विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिए निर्वात में किसी पदार्थ को रखें तो वहाँ पे तो विद्युत प्रवृत्ति शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर आवेश नहीं पाया जाता। तो किसी पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि किसी पदार्थ को यदि हम लोग बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें तो उस पर तो वह जो पदार्थ है वो कितना ध्रुवित हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए निर्वात की विद्युत प्रवृत्ति शून्य होती है। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं पराविद्युत सामर्थ्य को, वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसमें यदि हम किसी कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थों को रखें तो वह बिना किसी भंजन मतलब टूटे फूटे उस विद्युत क्षेत्र को सहन कर जाए, तो उसे उस पदार्थ का विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जो कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ बिना भंजन हुए उस विद्युत क्षेत्र को सहन कर सकता है, तो उसे हम पदार्थ का पराविद्युत सामर्थ्य कहते हैं।